नमस्कार दोस्तों, स्वागत है अलीसा सक्सेस पॉइंट पे। और आज की हमारी जो ये क्लास है वो है बीकानेर के इतिहास से संबंधित महत्वपूर्ण दूसरी क्लास। आज की इस क्लास को हम प्रारंभ करते हैं। तो देखिएगा किससे बीकानेर का जो इतिहास है उसके अंतर्गत हम आज पढ़ेंगे जैत सिंह को। किसको पढ़ेंगे? जैत सिंह को। जैत सिंह का जो शासनकाल था वो था 1526 ईस्वी से लेकर 1542 ईस्वी तक। 1526 से लेकर 1542 ईस्वी तक का जो शासन था वो किसका था दोस्तों? वो था जैत सिंह का। ठीक है। तो जैत सिंह जो है दोस्तों, जैत सिंह के जो समकालीन शासक कौन थे? वो थे लाहौर के शासक थे जिनका नाम था कामरान। क्या नाम था? कामरान। तो देखिएगा, सबसे पहले हम चर्चा करेंगे इनके समकालीन शासक और कुछ महत्वपूर्ण बातों के ऊपर। तो उस समय जो लाहौर का शासक था वो कौन था दोस्तों? लाहौर का शासक था, लाहौर जो पाकिस्तान के अंदर स्थित है। लाहौर है कहाँ पर? पाकिस्तान में। और यहाँ पर पाकिस्तान के अंदर जो शासक था जिसका नाम था क्या? कामरान। उसका नाम था क्या? कामरान। और यहाँ ये है बीकानेर। क्या है? बीकानेर। बीकानेर है। इस बीकानेर का शासक कौन था दोस्तों? जैत सिंह था। कौन था? जैत सिंह। ये बीकानेर के शासक है जैत सिंह, जो 1526 से लेकर 1542 ईस्वी तक यहाँ पर क्या करते हैं? शासन करते हैं। ठीक है। तो देखिए, ये लाहौर का जो शासक था कामरान, ये क्या था? साम्राज्यवादी विस्तार का शासक था। क्या था? साम्राज्यवादी। साम्राज्यवादी विस्तार। साम्राज्यवादी विस्तारक शासन था कामरान। और ये कामरान जो है दोस्तों, कहाँ आता है? बीकानेर के ऊपर आक्रमण करना चाहते हैं। लेकिन जो उत्तरी भाग से राजस्थान में अगर प्रवेश करना चाहते हैं तो आपको उत्तरी भाग से प्रवेश करने के लिए, बीकानेर तक पहुंचने के लिए उत्तरी भाग है उसमें प्रवेश करना पड़ेगा। और उत्तरी भाग में अगर आपको प्रवेश करना है तो आपको बटनेर दुर्ग को क्या करना होगा? जीतना होगा। तो इसी के लिए ये बीकानेर पर पहुंचने के लिए सबसे पहले इन्हें कहाँ आक्रमण करना पड़ता है? बटनेर दुर्ग पर। कौन से दुर्ग पर? बटनेर दुर्ग पर आक्रमण करते हैं। बटनेर दुर्ग पर आक्रमण करते हैं। और बटनेर दुर्ग है कहां पर दोस्तों? आपको पता है, ये हनुमानगढ़ में है। कहां है? हनुमानगढ़ में। तो बटनेर दुर्ग पर आक्रमण करते हैं कब? 1534 ईस्वी। और बटनेर दुर्ग पर आक्रमण जब कामरान करते हैं तो इस बटनेर दुर्ग को क्या कर लेते हैं? जीत लेते हैं। और इस बटनेर दुर्ग के जो शासक थे उस समय, उसका नाम था खेत सिंह। क्या नाम था? खेत सिंह था। इस खेत सिंह को ये क्या कर देते हैं? पराजित कर देते हैं। और पराजित करने के बाद जब इनका अधिकार हो जाता है किसके ऊपर? बटनेर दुर्ग के ऊपर। तो बटनेर दुर्ग पर इनका अधिकार होता है कब? है 1534 में। और 1534 पर जब अधिकार हो जाता है तो ये 1534 ईस्वी में ही जो बीकानेर के शासक थे जिनका नाम था जेत सिंह, इन जेत सिंह पर भी क्या कर देते हैं? ये आक्रमण कर देते हैं। क्या कर देते हैं? आक्रमण कर देते हैं। और इसी आक्रमण को देखकर जो बीकानेर शासक जेत सिंह है वो बहुत ही समझदार शासक होते हैं कि वो उस वक्त युद्ध के लिए तैयार नहीं थे। और इसी बात को देखकर अपनी समझदारी दिखाते हैं। और ये जेत सिंह जो है दोस्तों कहाँ चले जाते हैं? सिरसा चले जाते हैं। कहाँ चले जाते हैं? सिरसा। और ये सिरसा कहाँ पर पड़ता है? ये हरियाणा में पड़ता है। आचार का मतलब क्या है यहाँ पर? हरियाणा में। तो जेत सिंह है वो कहाँ जाते हैं? हरियाणा आ जाते हैं। और यहाँ का जो कार्यभार है बीकानेर का, वो किसको सौंप देते हैं? ये बोजा रूपावत को। किसको? बोजा रूपावत। बोजा रूपावत नाम का सेनापति था। इस बोजा रूपावत को क्या कर देते हैं? कार्यभार सौंप देते हैं। क्या कर देते हैं? कार्यभार सौंप कर। और जैत सिंह सोए कहाँ जाते हैं? सिरसा आ जाते हैं। जब ये कामरान 1534 में बीकानेर पर आक्रमण करते हैं तो यहाँ
का जो शासक था उस वक्त, कार्यवाही शासक था, वो कौन था? भोजा रूपावत। और इस भोज रूपावत को ये क्या कर देते हैं? पराजित कर देते हैं। क्या कर देते हैं? इनको पराजित कर देते हैं। और 1534 ईस्वी में यहाँ पर बीकानेर पर भी अधिकार किसका हो जाता है? कामरान का हो जाता है। किसका हो जाता है? लाहौर का जो शासक था कामरान, उसका यहाँ पर अधिकार हो जाता है। ठीक है, तो यहाँ पर भोजा रूपावत रूपावत को हराने के बाद शासक जो हो जाता है, लेकिन ये जो सिरसा के अंदर जो बैठे थे जैत सिंह, कहाँ पर है? जैत सिंह। जैत सिंह हाल फिलहाल में है कहाँ पर? सिरसा पर, सिरसा में। और ये जैत सिंह जो है या सिरसा में बैठे हुए ही क्या करते हैं? वापस बीकानेर को हासिल करने की योजना बना रहे होते हैं, पूरी तैयारी कर रहे होते हैं। और ये तैयारी के साथ ही 1534 ईस्वी में वापस आक्रमण करते हैं कामरान के ऊपर। और दोस्तों जब जैत सिंह आक्रमण करते हैं तो जो मुगल सैनिक है कामरान, ये इनका राजपूत सैनिकों का क्या है? मुकाबला नहीं कर पाते हैं। और वापस 1534 में अधिकार हो जाता है किसका? जैत सिंह का। तो देखिएगा ये जैत सिंह जो है वापस यहाँ पर आक्रमण करते हैं कब? 1534 ईस्वी में। 1534 ईस्वी में जब ये आक्रमण करते हैं तो ये वापस क्या जीत लेते हैं? वापस है वो बीकानेर को क्या कर लेते हैं? जीत लेते हैं, विजयी होते हैं। कौन? जैत सिंह। तो वापस है वो जैत सिंह क्या कर लेते हैं? बीकानेर को जीत लेते हैं। ठीक है, अब देखिए एक बार मैं इसको फिर से रिपीट कर रहा हूँ, देखिएगा एक बार। तो यहाँ पर देखिए लाहौर जो है, इस लाहौर का जो शासक था वो कौन था? लाहौर का शासक था वो कामरान था। कौन था? कामरान। यानी जैत सिंह का जो समकालीन शासक हुआ करता था वो लाहौर में कामरान हुआ करता था। और कामरान जो है वो साम्राज्यवादी शासक था। इसी अपने साम्राज्यवादी दृष्टिकोण से वो क्या करना है? बीकानेर पर अधिकार करना चाहता है। लेकिन बीकानेर पर अधिकार करने से पहले अगर राजस्थान में उत्तरी भाग से अगर किसी को प्रवेश करना है तो पहले उन्हें जो उत्तरी प्रहरी कहलाता है बटनेर दुर्ग, उस बटनेर दुर्ग को जीतना होगा। तो 1534 ईस्वी में कामरान पहले आक्रमण करते हैं किस पर? बटनेर दुर्ग के ऊपर। और इस बटनेर दुर्ग को क्या कर लेते हैं? जीत लेते हैं। क्या कर लेते हैं? बटनेर दुर्ग को जीतने के बाद ये इस बटनेर दुर्ग से ही आक्रमण करते हैं किस पर? जैत सिंह पर, जो बीकानेर के शासक थे। अब जैत सिंह यहाँ पर समझदारी दिखाते हैं क्योंकि युद्ध के लिए बिल्कुल तैयार नहीं थे। इसीलिए ये यहाँ से खिसक कर कहाँ चले जाते हैं? सिरसा हरियाणा में चले जाते हैं। और यहाँ पर कार्यभार सौंप जाते हैं किसको? भोज रूपावत नाम के अपने सेनापति को। ठीक है, कामरान जब इन पर आक्रमण करते हैं 1534 में, तब इस भोज रूपावत को ये क्या कर देते हैं? पराजित कर देते हैं। और यहाँ पर अधिकार हो जाता है किसका? कामरान का। लेकिन कोई बात नहीं, हो गया। लेकिन यहाँ पर सिरसा में बैठे जैत सिंह वापस बीकानेर को जीतना चाहते हैं। और ये अपनी सैनिकता को दृढ़ता से मजबूत करते हैं। और वापस 1534 ईस्वी में कामरान पर आक्रमण कर देते हैं। और आक्रमण करके वापस क्या जीत लेते हैं? बीकानेर दुर्ग को जीत लेते हैं। बीकानेर का वापस ये शासन है वो अपने स्वयं के लिए हासिल कर लेते हैं। तो ये कहानी है यहाँ पर। आशा करता हूँ कि आपको ये डायग्राम है वो समझ में आया होगा। लेकिन यहाँ पर आपको ये ध्यान रखना है कि बीकानेर का समकालीन शासक कामरान था, वो पहले किसको जीतता है, फिर किस पर आक्रमण करता है, बीकानेर का जो कार्यभार है वो किसको सौंपते हैं, कहाँ चले जाते हैं, इन सभी बातों का थोड़ा आपको क्या रखना है? ध्यान रखना है। अब देखिएगा आगे चलते हैं। थोड़ा सा इसको हम लिख लेते हैं पहले कि हमने क्या पढ़ा था। जैत सिंह के समय जैत सिंह का समकालीन जो शासक था, जैत सिंह का जो समकालीन शासक था, शासक लाहौर के कामरान कौन थे? कामरान नाम का शासक था। जैत सिंह का जो समकालीन शासक होता था वो लाहौर का शासक कौन था? कामरान था। ठीक है, 1534 ईस्वी में 1534 ईस्वी में 1534 ईस्वी में कामरान है कामरान
बटनेर दुर्ग को जीतते हैं, बटनेर दुर्ग को जीतते हैं 1534 में। और यहाँ से ही ये क्या करते हैं, बीकानेर पर आक्रमण कर देते हैं। यहीं से क्या करते हैं, बीकानेर पर आक्रमण करते हैं। बीकानेर पर जब ये आक्रमण करते हैं, बीकानेर पर क्या करते हैं, आक्रमण करते हैं। आक्रमण बीकानेर पर आक्रमण कर बीकानेर है वो जीत लेते हैं। बीकानेर के शासक जैत सिंह है वो कहाँ चले जाते हैं, सिरसा चले जाते हैं। कहाँ चले जाते हैं, सिरसा। जो सिरसा कहाँ पर पड़ता है, हरियाणा में। और यहाँ पर जो कार्यभार सौंप देते हैं वो किसको सौंपते हैं, कार्य जो भार सौंपते हैं वो किसको सौंपते हैं दोस्तों, भोज रूपावत को सौंप देते हैं। कार्यभार किसको सौंपते हैं, कार्यभार भोज रूपावत को सौंप देते हैं। ठीक है, खुद कहाँ चले जाते हैं, सिरसा चले जाते हैं। और सिरसा से ये कार्यभार किसको सौंप देते हैं, भोज रूपावत को सौंप जाते हैं। ठीक है, तो यहीं पर भी विजय कौन होते हैं, कामरान यहीं पर बीकानेर को जीत लेते हैं। किसको, बीकानेर को जीत लेते हैं, पर जैत सिंह 1534 में वापस बीकानेर को जीत लेते हैं। क्या करते हैं, 1534 में ये वापस बीकानेर को जीत लेते हैं। ठीक है, एक बात और आपको ध्यान रखना है कि इस बात की जो जानकारी है वो कहाँ मिलती है। ये जो बात है, इस बात की जानकारी है वो कहाँ से मिलती है कि 1534 ईस्वी में जैत सिंह वापस है वो बीकानेर को जीत लेते हैं। इस बात की जानकारी, इस बात का तथ्य हमें कहाँ मिलता है, तो देखिए वो तथ्य कहाँ पर मिलता है। बीकानेर को जीतने का जो तथ्य हमें मिलता है वो कहाँ पर मिलता है, ये बात हमें यहाँ पर क्या करनी है, जाननी है। जैत सिंह का वापस बीकानेर पर अधिकार होता है, ये जानकारी बीकानेर के जैन मंदिर चौबीसर के जैन मंदिर चौबीसर के शिलालेख से प्राप्त होती है। क्या होती है, चौबीसर जैन मंदिर जो है बीकानेर के अंदर, उसके शिलालेख से हमें क्या मिलती है, जानकारी मिलती है कि 1534 ईस्वी में वापस है वो जैत सिंह अधिकार कर लेते हैं। लेकिन इसकी एक और जानकारी मिलती है, वो कहां से, बिठू सुजा द्वारा लिखित है जैत सिरो छंद। बिठू सुजा द्वारा लिखित जैत सिरो छंद, इस बिट्टू सुजा द्वारा लिखित जैत सिरो छंद से भी हमें ये जानकारी मिलती है कि वापस है वो जैत सिंह बीकानेर को हासिल कर लेते हैं 1534 ईस्वी में। तो यहाँ पर देखिएगा हमने क्या पढ़ा है दोस्तों, यहाँ पर हमने ध्यान रखना क्या है, वो रखना है कि जैत सिंह है उसके समकालीन जो लाहौर का शासक था वो कौन था, कामरान था। पहली बात, 1534 ईस्वी में कामरान है वो बटनेर दुर्ग को जीत लेते हैं और बीकानेर पर आक्रमण करते हैं। और बीकानेर के शासक जैत सिंह जो सिरसा हरियाणा में चले जाते हैं। यहाँ पर कार्यभार किसको सौंप देते हैं, भोज रूपावत को सौंप देते हैं।
और बीकानेर को जीत लेते हैं। कौन? कामरान। लेकिन पर जैत सिंह जो है 1534 ईस्वी में इसे वापस बीकानेर को जीत लेते हैं। ठीक है, इस बात की जानकारी हमें कहाँ मिलती है कि जैत सिंह का वापस बीकानेर पर अधिकार होता है। ये जानकारी बीकानेर बीकानेर जो है, बीकानेर के जैन मंदिर चौबीसर चौबीसर के शिलालेख से हमें यह जानकारी मिलती है, या बिट्टू सुजा के द्वारा लिखित ग्रंथ है बिट्टू जैत शिरोछंद। इस जैत शिरोछंद से भी हमें यही जानकारी मिलती है कि 1534 ईस्वी में इसको वापस जीत लिया जाता है। ठीक है, तो अब हम चलते हैं आगे, पढ़ते हैं जैसी के विषय के अंदर। देखिए, जैत सिंह को ही हम थोड़ा आगे पढ़ते हैं। जैत सिंह के समकालीन और शासक कौन थे? तो जैत सिंह के समकालीन जोधपुर का शासक कौन था? ये है बीकानेर। ये क्या है? बीकानेर, बी एन के लिख रहा हूं दोस्तों, बीकानेर। बीकानेर का जो शासक था वो कौन था? जैत सिंह था। ठीक है, 1526 से लेकर 1542 ईस्वी तक। ठीक है, और यहाँ पर पड़ता है जोधपुर। और जोधपुर का जो शासक था उस वक्त कौन था? जोधपुर का शासक था, वो था मालदेव। कौन था? मालदेव। मालदेव था। और मालदेव क्या था दोस्तों? एक साम्राज्यवादी शासक था। ये भी क्या था? साम्राज्यवादी शासक था। साम्राज्यवादी शासक थे कौन? कामरान, सॉरी मालदेव। और यहाँ के बीकानेर के शासक कौन थे? जैत सिंह। होता क्या है दोस्तों, जोधपुर के शासक जो मालदेव है, इनके पिता का नाम था गांगदेव। क्या नाम था? गांगदेव। और ये गांगदेव जो है, ये मालदेव के क्या थे? पिता थे। मालदेव के क्या थे? पिता थे। लेकिन मालदेव जो है, वो गांगदेव को 1532 ईस्वी में 1532 ईस्वी में क्या कर देते हैं, इनकी दुर्ग या महल के छत से उनको धक्का देकर नीचे गिरा देते हैं, और गांगदेव की क्या हो जाती है? मृत्यु हो जाती है। ये ऐसा करते क्यों हैं? ये इसलिए करते हैं कि मालदेव के जो पिता थे वो बहुत ही शांत स्वभाव के व्यक्ति थे। उन्हें साम्राज्यवाद का कोई लालच नहीं था, साम्राज्य को बढ़ाने की कोई लालसा उन्हें नहीं थी, और इसी का फायदा जो है वो अन्य राठौड़ जो शासक थे वो उठाकर अपना अपना साम्राज्य है वो अलग स्थापित कर लिया था। तो दोस्तों, इसी बात से नाराज होते हैं मालदेव, और मालदेव इनको क्या कर देते हैं? महल की छत से गिराकर इनकी हत्या कर देते हैं, और मालदेव क्या बन जाते हैं? शासक बन जाते हैं। और मालदेव जब शासक बनते हैं, उस वक्त जोधपुर के अंदर केवल दो ही स्थान ऐसे थे जो इनकी जो इनके अधिकार में थे। ठीक है, तो मालदेव को ऐसा माना जाता है कि इन्होंने यहाँ से दो जो जगह थी, जो जो स्थान थे, उन प्रांगणों को दो प्रांगणों को उन्होंने जीत कर कितने कर दिया था? 58 कर दिया था। तो देखिएगा, 2 से 58 तक का जो इनका जो मेहनत थी वो कितनी रही होगी। तो मालदेव है वो एक साम्राज्यवादी शासक थे, और ये ऐसा माना जाता है कि मालदेव जो है, इन्होंने केवल 52 युद्धों का विजेता इन्हीं माना जाता है। क्या माना जाता है? 52 युद्धों का जो विजेता शासक माना जाता है वो किसको माना जाता है? मालदेव को माना जाता है। तो मालदेव जो है दोस्तों, ये है एक साम्राज्यवादी शासक थे। और इसी वक्त यहाँ बीकानेर के शासक कौन थे? जैत सिंह थे। तो ये मालदेव है वो बीकानेर पर आक्रमण करते हैं। क्या करते हैं? बीकानेर पर आक्रमण करते हैं। कब करते हैं? 1544 ईस्वी, सॉरी 1542 ईस्वी में। कब करते हैं? 1542 ईस्वी में ये आक्रमण करते हैं। 1542 ईस्वी में जब आक्रमण करते हैं, उस समय इनके दो सेनापति थे जिनका नाम था जैता और कुंपा। जैता और कुंपा नाम के क्या थे? इनके दो सेनापति थे। क्या थे? सेनापति थे। दो इनके सेनापति थे जिनका नाम था जैता और कुंपा। और ये 1542 ईस्वी के अंदर जो ये आक्रमण होता है, इस आक्रमण को किस नाम से जाना जाता है? महोबा के युद्ध के नाम से। महोबा, या इसे ही आप साहेबा का युद्ध, साहेबा का युद्ध भी कह सकते हैं। महोबा या साहेबा का युद्ध। ये महोबा या साहेबा का जो युद्ध होता है वो कब होता है? 1542 ईस्वी में होता है। लेकिन जब उस वक्त ये श्री गंगानगर के अंतर्गत आता था, और वर्तमान में ये कहाँ आता था? बीकानेर के अंदर। ठीक है,
तो ये महोबा ये साहिबा का जो युद्ध होता है वो 1542 ईस्वी में होता है। किनके मध्य होता है ये युद्ध? ये युद्ध जो है वो किनके मध्य होता है? ये युद्ध जो होता है दोस्तों वो मालदेव मालदेव के सेनापति जो थे जेता और कुंपा, जेता और कुंपा, जेता और कुंपा, और किनके मध्य होता है? जैत सिंह के मध्य होता है। किसके मध्य होता है? जैत सिंह के मध्य होता है। ठीक है, तब ये जैत सिंह और ये जो मालदेव जो है इनके जो सेनापति थे दो जेता और कुंपा, इनके मध्य ये क्या होता है 1542 का महोबा का युद्ध होता है। और इस युद्ध में क्या हो जाते हैं? वीर गति को प्राप्त हो जाते हैं। कौन? वीर गति को प्राप्त हो जाते हैं। कौन हो जाते हैं? जैत सिंह। कब? 1542 ईस्वी में। 1542 ईस्वी में यहाँ पर जैत सिंह क्या हो जाते हैं? वीर गति को प्राप्त हो जाते हैं और इस युद्ध को इस जीत लेते हैं। कौन? महोबा के इस युद्ध को जीतते कौन है दोस्तों? मालदेव इस युद्ध को क्या कर लेते हैं? जीत लेते हैं। और जीत कर यहाँ का जो शासक बनाते हैं वो किसको बना देते हैं? यहाँ का जो शासक है बीकानेर का वो किसको बना दिया जाता है? कुंपा को बना दिया जाता है। किसको बना दिया जाता है? यहाँ का शासक कुंपा को बना दिया जाता है। ठीक है, और इसी के बाद जो शासक बनेंगे जय सिंह के बाद इनके जो बड़े पुत्र थे कल्याणमल, कल्याणमल जो है वो यहाँ के क्या बनेंगे? शासक बनेंगे, जो 1544 से लेकर 1574 ईस्वी तक क्या यहाँ पर क्या करेंगे? शासन करेंगे। तो देखिएगा थोड़ा आगे पढ़ते हैं, फिलहाल इसको मैं फिर से रिपीट करता हूँ। देखिए, तो जय सिंह बीकानेर के शासक थे। तो जय सिंह के जो समकालीन शासक थे वो कौन थे? जोधपुर के शासक थे मालदेव। और मालदेव है वो एक साम्राज्यवादी शासक थे। तो मालदेव है उसके दो सेनापति थे, एक का नाम था जेता, दूसरे का नाम था क्या? कुंपा। इनके सहयोग से मालदेव क्या करते हैं? आक्रमण करते हैं 1542 ईस्वी के अंदर। 1542 ईस्वी के अंदर जो आक्रमण होता है इसका युद्ध बोलते हैं महोबा या साहिबा का युद्ध होता है। ये 1542 ईस्वी में होता है। ठीक है, और ये किन किन के मध्य होता है? ये होता है मालदेव के जो सेनापति जेता और कुंपा और जैत सिंह के मध्य। और इसमें जैत सिंह है वो क्या हो जाते हैं? वीर गति को प्राप्त हो जाते हैं। ठीक है, 1542 ईस्वी में। और यहाँ पर उसके बाद जो शासक बनते हैं वो बनते हैं कौन? कल्याणमल। और कल्याणमल जो शासन करेंगे वो करेंगे 1544 से लेकर 1574 ईस्वी तक। तो यहाँ पर बात कहने की ये है कि कल्याणमल जब शासक बनते हैं तो कैसे बनते हैं? कल्याणमल जो है दोस्तों उस वक्त जब यहाँ पर मैं थोड़ा आगे लिखता हूँ यहाँ तक देखिएगा, जैत सिंह की हम बात कर रहे थे। तो यहाँ पर जैत सिंह जो है वो शासक बनते हैं। कौन बनते हैं? जैत सिंह। जैत सिंह की मृत्यु हो जाती है, वीर गति को प्राप्त हो जाते हैं। ये कब? 1542 ईस्वी। कब? 1542 ईस्वी में जब ये वीर गति को प्राप्त हो जाते हैं तो उनके बाद यहाँ पर शासक कौन बनते हैं? कल्याणमल बनते हैं। कौन? कल्याणमल। कल्याणमल जो है वो इनके सबसे बड़े पुत्र थे। कल्याणमल यहाँ पर क्या बनते हैं? शासक बनेंगे। लेकिन कल्याणमल के कल्याणमल जो है दोस्तों यहाँ से कहाँ चले जाते हैं? सिरसा चले जाते हैं। कहाँ चले जाते हैं? इस युद्ध के बाद ये कहाँ चले जाते हैं? सिरसा। और सिरसा में कहाँ? हरियाणा। हरियाणा में चले जाते हैं। तो आप बोलेंगे कि सर हर बार जो है बीकानेर के शासक भाग भाग कर सिरसा क्यों जा रहे हैं? सिरसा इसलिए जा रहे हैं दोस्तों कि इनका सिरसा के साथ है वो बहुत ही घनिष्ठ संबंध थे, आपसी संबंध है वो बहुत ज्यादा मजबूत थे। इसीलिए बीकानेर पर जब भी कोई मुसीबत आती थी तो यहाँ के शासक कहाँ चले जाते थे? अपने संबंधियों के यहाँ सिरसा चले जाते थे। तो दोस्तों यहाँ पर जो कल्याणमल है इस महोबा या साहिबा के युद्ध के बाद इस कल्याणमल को है वो जैत सिंह के एक सेनापति थे। जैत सिंह के सेनापति थे। जैत सिंह के क्या थे? सेनापति। जैत सिंह का एक सेनापति था जिसका नाम था नगराज। क्या नाम था? नगराज। ये नगराज जो है इस नगराज इनको कहाँ ले जाते हैं? कल्याणमल को सिरसा ले आते हैं। ठीक है, और सिरसा के अंदर इनको क्या रखते हैं? सुरक्षित रखते हैं। अब देखिए ये नगराज सिरसा चले जाते हैं तो कल्याणमल जो है इनको बीकानेर का शासक बनना था। तो ये बीकानेर के शासक बनते कैसे वो थोड़ा देखते हैं। इनको कब अवसर मिलता है बीकानेर का शासन प्राप्त करने का? तो देखिएगा यहाँ पर हम थोड़ी चर्चा करते हैं कि देखिए यहाँ जो दिल्ली है, ये जो दिल्ली है इस दिल्ली का शासक कौन था? दिल्ली का जो शासक था वो था शेरशाह सूरी। कौन था? शेरशाह सूरी।
शेरशाह सूरी दिल्ली का शासक था उस वक्त। और शेरशाह सूरी जो है, उस शेरशाह सूरी का जो समकालीन शासक था जोधपुर का, जो यहाँ पर पड़ता है क्या, जोधपुर, इस जोधपुर का जो समकालीन शासक था शेरशाह सूरी का, वो कौन था, मालदेव था। कौन था, मालदेव। मालदेव क्या था, इसका समकालीन शासक था। ओके। तो ये शेरशाह सूरी जो है दोस्तों, ये क्या था, साम्राज्यवादी शासक था। क्या था, साम्राज्यवादी शासक। साम्राज्यवादी शासक था। साम्राज्यवादी शासक था, इसीलिए ये क्या था, दिल्ली का राजा था, दिल्ली के सिंहासन पर बैठता था। तो ये शेरशाह सूरी है, वो हुमायूं को पराजित करके दिल्ली का शासक बना था। किसको पराजित करके, हुमायूं को पराजित करके ये शेरशाह सूरी दिल्ली का शासन प्राप्त करता है। लेकिन शेरशाह सूरी है, शेरशाह सूरी जो है हुमायूं को मालदेव के साथ एक स्थान पर क्या कर रहे हैं, इनकी जो मीटिंग हो रही होती है, मीटिंग होती है मालदेव और हुमायूं के मध्य। तब इन दोनों की मीटिंग जो हो रही होती है, इनका जो मिलान हो रहा होता है, उस बात का पता चलता है किसको, शेरशाह सूरी को। और शेरशाह सूरी जो है, वो घबरा जाते हैं कि कहीं हुमायूं मालदेव के साथ मिलकर मेरे पर आक्रमण ना कर दे। इस बात का डर था किसको, शेरशाह सूरी को। और साथ ही साथ जो यहाँ पर जो बीकानेर और जोधपुर जो है, उसके जो शासक थे, करीबी जो शासक थे, और मालदेव जो 52 प्रांगणों को जीत चुका था उस वक्त, तो सभी जो प्रांगणा के जो शासक थे, छोटे मोटे जो शासक थे, वो शेरशाह सूरी के पास जाकर उनको लगा रहे थे कि शेरशाह आप आक्रमण करो मालदेव के ऊपर, शेरशाह आप आक्रमण करो मालदेव के ऊपर। तो कुछ तो स्थितियां वो पैदा होगी, और कुछ जब ये मालदेव हुमायूं के साथ मिलता है, इस बात की भनक शेरशाह सूरी को लग जाती है, और इसी बात से डरकर शेरशाह सूरी आक्रमण कर देता है किसके ऊपर, मालदेव के ऊपर। शेरशाह सूरी है, वो आक्रमण करता है मालदेव के ऊपर। कब, 1544 ईस्वी में। 1544 ईस्वी में आक्रमण करता है। कहां पर, गिरी सुमेल का युद्ध होता है। कौन सी सुमेल का, गिरी सुमेल का युद्ध। गिरी सुमेल का युद्ध होता है 1544 ईस्वी में, और मालदेव पर ये आक्रमण होता है। और ये जो गिरी सुमेल है कहाँ हुआ दोस्तों, जैतारण पाली के अंदर, जैतारण पाली नामक स्थान पर ये क्या होता है, युद्ध होता है। ठीक है, मालदेव की सेना और शेरशाह सूरी की सेना के मध्य। दोस्तों ऐसा बताया जाता है कि शेरशाह जब इन पर आक्रमण करते हैं, उस वक्त जो मालदेव के दो सेनापति थे, मालदेव के दो सेनापति थे जिनका नाम था जेता और कुंपा। जेता और कुंपा जो है, वो इनके साथ बहुत ही बेहतरीन बैटिंग कर रहे होते हैं। एक इनकी जो बैटिंग थी वो बहुत ज्यादा खतरनाक थी दोस्तों। ये शेरशाह सूरी की जो सेना थी, उनको ध्वस्त करते हुए जा रहे थे। और ऐसे माना जाता है कि जैसे ही शेरशाह सूरी है, वो हार के करीब होते हैं, हार के करीब होते हैं, उसी वक्त एक योजना बनाते हैं, विश्वासघात करते हैं हाजी नागौरी के साथ मिलकर। एक क्या था, एक व्यक्ति था जिसका नाम था हाजी नागौरी। क्या नाम था, हाजी नागौरी। हाजी नागौरी नाम, नागौरी नाम का, हाजी खान नागौरी नाम का एक व्यक्ति था। और ये जो हाजी खान नागौरी जो था दोस्तों, वो क्या करता है, हाजी खान नागौरी इनके साथ क्या करता है, विश्वासघात करता है। क्या करता है, विश्वासघात करता है। विश्वासघात कैसे करता है दोस्तों, कि हाजी खान नागौरी जो है, वो शेरशाह सूरी के पास मिलकर एक पत्र लिखते हैं कि जेता और कुंपा, आपको जो काम सौंपा गया था अपने स्वामी को यहाँ तक लाने का, वो आपने सफलतापूर्वक पूरा कर दिया है। इसीलिए आपको जो बात हमारे मध्य हुई थी, जो धनराशि और जो चीज आपको देने की बात हुई थी, वो हमने आप तक पहुंचा दी है। इस बात को लिखकर किसी लेटर में हाजी खान नागौरी के माध्यम से कहाँ पहुंचा दी जाती है, मालदेव के पास पहुंचा दी जाती है। जब मालदेव इस लेटर को पढ़ते हैं, तो वो अचंभित रह जाते हैं, और उनको इस जटा और कुंपा के ऊपर क्या हो जाता है, शक हो जाता है, संदेह हो जाता है। तब क्या करते हैं मालदेव, इनका क्या कराना चाहते हैं, जांच करवाना चाहते हैं कि ये बात सही है या नहीं है। जब इनकी जांच करवाई जाती है जटा और कुंपा की, तो उसमें क्या निकलता है दोस्तों, 10,000 रुपए और एक है सिरोही की शानदार तलवार उनके बैग और उनके बिस्तर में निकलती है, जो पहले ही
शेरशाह सूरी के द्वारा हाजी खान नागौरी के माध्यम से इनके बैग में रखवा दी गई थी। तब जब ये बात मालदेव को पता चलती है कि जो लेटर में बात लिखी हुई थी वो बिल्कुल वास्तविक है, बिल्कुल सत्य है, तो मालदेव को क्या हो जाता है, इन पर शक हो जाता है कि जेता और कुंपा हमारे साथ क्या करेंगे, विश्वासघात करेंगे। लेकिन इनकी ऐसी कोई मंशा नहीं थी, इनको इस बात का पता भी नहीं था। ये बिल्कुल लोहे की तरह कठोर थे दोस्तों, अपने किसी प्रकार की विश्वासघात की इनसे कोई उम्मीद नहीं थी। लेकिन मालदेव को इन बातों के माध्यम से क्या कर दी जाती है, शंका पैदा कर जाती है और मालदेव वापस है वो लौट जाते हैं। तब ये बातें को जेता और कुंपा को पता चलती है दोस्तों। तो जेता और कुंपा इस बात से बहुत ज्यादा निराश और मायूस होते हैं और जेता और कुंपा वीरेंद्र सहवाग की तरह बैटिंग करना शुरू कर देते हैं कि हमें किसी भी प्रकार से वापस जो है विश्वास जीतना होगा मालदेव का, जो हम पर विश्वासघात का एक कलंक लगा दिया गया है शेरशाह सूरी को। तो उनकी बेहतरीन बैटिंग जैसे वीरेंद्र सहवाग पाकिस्तान के साथ करते थे, उसी प्रकार की बैटिंग करते हैं यहाँ पर जेता और कुंपा, और लगभग जितने ही वाले होते हैं शेरशाह सूरी की सेना को पराजित करने वाले ही होते हैं। उस वक्त जलाल खान नाम का एक व्यक्ति जो है वो 10,000 तरोताजा सैनिकों के साथ युद्ध के मैदान में आ पहुंचता है और वो शेरशाह सूरी की सहयोग करता है। और जेता और कुंपा उनकी तरोताजा फ्रेश जो सैनिक होते हैं उनके मध्य लड़ते हुए वीर गति को प्राप्त हो जाते हैं। दोस्तों इस बात को देखकर हाजी खान नागौरी ये युद्ध है वो इतना बेहतरीन चल रहा था, इतना तकड़ा चल रहा था कि शेरशाह सूरी घबरा जाते हैं। और उसी एक तरफ युद्ध चल रहा था, दूसरी तरफ मैदान पर बैठकर शेरशाह सूरी नमाज पढ़ने लग जाते हैं और नमाज पढ़ते वक्त वो अपने खुदा से दुआ मांगते हैं कि ये खुदा ये युद्ध मुझे किसी प्रकार से तू जिता दे, वरना मुझे हिंदुस्तान की बादशाहत खोनी होगी और मैं इन छोटे मोटे साम्राज्यों की बातों में आकर और किसी प्रकार की गलतफहमी के माध्यम में आकर मैं कहाँ फंस गया। मैं या खुदा मुझे किसी प्रकार से ये युद्ध है तू जिता दे। तभी जलाल खान की जो सेना है वो इनको पराजित कर देती है, जेता और कुंपा पराजित हो जाते हैं, हाँ, वीरगति को प्राप्त हो जाते हैं। तो इस युद्ध को, गिरी सुमेल युद्ध को कौन जीत जाते हैं, शेरशाह सूरी। इस गिरी सुमेल के युद्ध को जीतते कौन है, शेरशाह सूरी है, वो जीत जाते हैं। जीतने के बाद शेरशाह सूरी एक कथन कहते हैं कि, तो दोस्तों गिरी सुमेल के युद्ध के बाद शेरशाह सूरी कहते हैं कि मैं मुट्ठी भर बाजरे के लिए आज हिंदुस्तान की बादशाहत खो देता, कि छोटे छोटे जो राजा थे उनके उकसाने से और हुमायूं और मालदेव के मिलन पर एक गलतफहमी पैदा होने से वो ये गिरी सुमेल का युद्ध होता है। और उसमें हारते हारते जो है बन जाते हैं शेरशाह सूरी, और उसी पर ये उनका कथन आता है कि मुट्ठी भर बाजरे के लिए मैं आज हिंदुस्तान की बादशाहत खो देता। अब हम दोस्तों पढ़ते हैं कल्याण मल को। कल्याण मल जो है उनको पढ़ते हैं आज। कल्याण मल, कल्याण मल जो है दोस्तों, कल्याण मल की जो शासन काल है वो है 1544 से लेकर 1574 ईस्वी तक इनका शासन काल रहता है। कल्याणमल जो थे दोस्तों ये क्या थे, बीकानेर शासक जेत सिंह के सबसे बड़े पुत्र थे। क्या थे, जेत सिंह, जेत सिंह के सबसे बड़े पुत्र, सबसे जो बड़े पुत्र थे वो थे कौन, कल्याणमल। कल्याणमल क्या होता है दोस्तों, गिरी सुमेल के सॉरी महोबा का जो युद्ध होता है, महोबा के युद्ध के बाद कल्याणमल को जय सिंह के सेनापति थे जिसका नाम था नगराज, ये नगराज जो है इनको कहाँ ले जाते हैं, सिरसा ले जाते हैं और वहां इनको सुरक्षित रखते हैं। तो उसके बाद 1544 के अंदर जो गिरी सुमेल का युद्ध होता है उसमें शेरशाह सूरी की सहायता करते हैं कल्याणमल। सहायता इसलिए करते हैं कि वो भी अब अपने पिता का जो सिंहासन था बीकानेर, उस सिंहासन पर वो विराजमान होना चाहते थे। इसीलिए 1544 के गिरी सुमेल युद्ध में कल्याणमल सहायता करते हैं शेरशाह सूरी को, और शेरशाह सूरी की सहायता से ही वो क्या बनते हैं, बीकानेर के शासक बनते हैं। बीकानेर के राठौड़ वंश के प्रथम शासक थे कल्याणमल, जो मुगलों की अधीनता स्वीकार करते हैं।
तो दोस्तों देखिए, थोड़ी चर्चा करते हैं यहाँ पर। सबसे पहले हम जानते हैं कि कल्याणमल जो है जैत सिंह के सेनापति, जैत सिंह के सेनापति, जय सिंह के सेनापति नगराज, नगराज है वो महोबा के युद्ध के बाद कल्याणमल को सुरक्षा की दृष्टि से सिरसा हरियाणा में जो है ले जाते हैं या रखते हैं। ठीक है, तो पहली बात रखना है, जैत सिंह के सेनापति नगराज महोबा के युद्ध के बाद कल्याण सिंह को कहां ले जाते हैं? सिरसा हरियाणा ले जाते हैं और वहां पर उनको सुरक्षित रखते हैं। दूसरी बात यहाँ पर ध्यान रखने वाली है वो क्या है दोस्तों? दूसरी बात है कि 1544 का जो युद्ध होता है, 1544 ईस्वी में गिरी सुमेल के युद्ध में, गिरी सुमेल युद्ध में कल्याणमल शेरशाह सूरी की मदद करते हैं। शेरशाह सूरी की क्या करते हैं? ये मदद करते हैं। क्या 1544 ईस्वी में जो गिरी सुमेल का युद्ध होता है उसमें कल्याण सिंह किसकी सहायता करते हैं? शेरशाह सूरी की सहायता करते हैं। और ये शेरशाह सूरी की कल्याणमल शेरशाह सूरी की मदद से ही बीकानेर के सिंहासन पर बैठते ही या हासिल करते हैं। ठीक है, तो कल्याण सिंह है वो शेरशाह सूरी की मदद से ही क्या होते हैं? बीकानेर के सिंहासन पर या बीकानेर के शासक बनते हैं। अब देखते हैं, एक बात और यहाँ पर ध्यान रखने वाली है वो क्या है कि कल्याणमल बीकानेर के शासक, बीकानेर के राठौड़ वंश के प्रथम शासक जिन्होंने मुगलों की अधीनता स्वीकार की, मुगलों की अधीनता स्वीकार की। क्या की? मुगलों की अधीनता स्वीकार की। वो प्रथम शासक थे कौन? कल्याणमल। बीकानेर के राठौड़ जो वंश है, बीकानेर का जो राठौड़ वंश है उसमें से कल्याणमल पहले शासक थे जिन्होंने मुगलों की अधीनता स्वीकार की, शेरशाह सूरी की अधीनता स्वीकार की थी। ठीक है दोस्तों, अब थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं कल्याणमल के बारे में। देखिएगा, कल्याणमल के बारे में थोड़ी और चर्चा करते हैं आगे। देखिए, उसके बाद हम पढ़ते हैं कि देखिएगा यहाँ पर 3 नवंबर, कब? 3 नवंबर 1570 ईस्वी में, 1570 ईस्वी में क्या किया जाता है? नागौर दरबार का आयोजन किया जाता है। नागौर दरबार लगता है। क्या लगता है? नागौर दरबार लगता है और इस दरबार में शामिल होने कौन आते हैं? अकबर। ठीक है, तो 3 नवंबर 1570 ईस्वी को क्या लगता है? नागौर दरबार लगता है और वहां आते कौन है? अकबर। और यहाँ पर जो अकबर से अधीनता स्वीकार करने कौन कौन से शासक आते हैं? जैसलमेर के
हरिराज भाटी। जैसलमेर शासक, जैसलमेर के जो शासक थे जिनका नाम था हरिराज भाटी, हरिराज भाटी यहाँ पर उपस्थित होते हैं, हरिराज भाटी। ठीक है। उसके बाद जो यहाँ पर शासक आते हैं दूसरे, वो कौन आते हैं? सुरजन सिंह हाड़ा। कौन आते हैं? सुरजन सिंह हाड़ा। सुरजन सिंह हाड़ा जो है वो यहाँ आते हैं। तीसरे जो शासक यहाँ पर उपस्थित होते हैं वो कौन होते हैं, वो देखिएगा। तीसरे जो यहाँ पर शासक थे वो थे कल्याणमल। कौन थे? कल्याणमल। कल्याणमल यहाँ पर शासक थे। कल्याणमल जो है जब यहाँ पर उपस्थित होते हैं तो इनके साथ इनके दो पुत्र होते हैं। एक का नाम था क्या? रायसी। क्या नाम था? रायसी। और दूसरे का नाम था वो था पृथ्वीराज राठौड़। पृथ्वीराज तृतीय, प्रथम वो नहीं, पृथ्वीराज राठौड़। इनके ये दो पुत्र थे, किसके? कल्याणमल के। इनके दो राठौड़, इनके ये दो पुत्र थे। एक का नाम था क्या? राय सिंह। और दूसरे का नाम क्या था? पृथ्वीराज राठौड़। ये दोनों ही कल्याणमल के पुत्र थे। ठीक है। लेकिन पृथ्वीराज जो राठौड़ है दोस्तों, इस पृथ्वीराज राठौड़ को अकबर जो है, कौन? अकबर। पृथ्वीराज राठौड़ को अकबर है वो गांगरोन की जमीन देते हैं। गागरोन की जागीर, जागीर है वो प्रदान करते हैं। क्या करते हैं? गागरोन की जागीर प्रदान करते हैं। किसको? पृथ्वीराज राठौड़ को। इसी जागीर पर बैठकर, इसी जागीर पर बैठकर ये क्या करते हैं? एक ग्रंथ लिखते हैं। क्या लिखते हैं? एक ग्रंथ लिखते हैं। और इस ग्रंथ का नाम क्या था? वेली किशन रुक्मणी। क्या नाम था? वेली किशन रुक्मणी। इस ग्रंथ का नाम क्या था? वेली किशन रुक्मणी था। ठीक है। और इसी वेली किशन रुक्मणी जो है ये ग्रंथ, वो किस लिए लिखा गया था? ये ग्रंथ वेली किशन रुक्मणी जो लिखा गया था वो कृष्ण और रुक्मणी के विवाह के ऊपर लिखा गया था। तो ये ग्रंथ किसके ऊपर लिखा गया था दोस्तों? ये जो ग्रंथ है वो कृष्ण, भगवान श्री कृष्ण व रुक्मणी के विवाह का क्या था इसमें प्रचार था, या सॉरी क्या था कि कहानी जो लिखी गई थी वो भगवान श्री कृष्ण और रुक्मणी के विवाह की कहानी इसमें थी। और इसी वेली किशन रुक्मणी को, ये जो ग्रंथ है वेली किशन रुक्मणी, इस वेली किशन रुक्मणी को ही कवि दुर्सी अड्डा ने, कवि दुर्सा अड्डा, कवि दुर्सा अड्डा ने इसे क्या कहा है? पांचवा वेद। क्या कहा है? पांचवा वेद कहा है। क्या कहा है? पांचवा वेद। और इसी ने इसको क्या कहा है? 19वां पुराण कहा है। क्या क्या है? 19वां पुराण कहा है। तो एक बार फिर से मैं यहाँ पर देखिए इसको एक्सप्लेन कर रहा हूँ, तो आप इसको देखिएगा। देखिए, तो 3 नवंबर 1570 ईस्वी के अंदर अकबर के आगमन पर नागौर दरबार लगाया जाता है। क्या? 3 नवंबर 1570 को अकबर के आगमन पर क्या किया जाता है? नागौर दरबार लगाया जाता है। उस वक्त जो शासक उपस्थित होते हैं उनमें से जैसलमेर के हरिराज भाटी थे। जैसलमेर के जो शासक उपस्थित थे वो कौन थे? जैसलमेर जो शासक थे वो थे हरिराज भाटी। कौन थे? हरिराज भाटी यहाँ पर उपस्थित थे, पहली बात। दूसरे जो शासक थे वो थे सुरजन सिंह हाड़ा। कौन थे? सुरजन सिंह हाड़ा यहाँ पर उपस्थित थे। उसके अलावा यहाँ पर जो शासक थे वो थे कल्याणमल। ठीक है, कल्याणमल। और कल्याणमल के दो पुत्र थे, एक का नाम था राय सिंह और दूसरे का नाम था पृथ्वीराज राठौड़। ठीक है। इस पृथ्वीराज राठौड़ को अकबर जो है वो क्या करते हैं? गांगरोन की जागीर प्रदान करते हैं। क्या करते हैं? गांगरोन की जमीन है वो देते हैं। किसको? पृथ्वीराज राठौड़ को, जो कल्याणमल के पुत्र थे। उनको क्या दे देते हैं? जागीर देते हैं गांगरोन की। और इसी गांगरोन की जागीर पर बैठकर ये क्या लिखते हैं? एक ग्रंथ लिखते हैं। और उस ग्रंथ का नाम क्या था? वो था वेली किशन रुक्मणी। क्या नाम था? वेली किशन रुक्मणी इस ग्रंथ का नाम था। और इस वेली किशन रुक्मणी में जो वर्णन किया गया है वो कृष्ण और रुक्मणी के विवाह का क्या किया गया है? वर्णन किया गया है। और इसी वेली किशन रुक्मणी को कवि दुर्सा आडा ने, किसने? कवि दुर्सा आडा ने
इसे पांचवा वेद कहा है। क्या कहा है? पांचवा वेद कहा है। और 19वां क्या कहा है? पुराण कहा है। तो ये थी कहानी कल्याण बल की। और कल्याण बल जो है दोस्तों वो 1574 ईस्वी में क्या हो जाती है? इनकी मृत्यु हो जाती है। क्या हो जाती है? 1544 ईस्वी में इस कल्याण बल की क्या हो जाती है? मृत्यु हो जाती है। ठीक है, आगे की क्लास हम पढ़ेंगे कल। तब तक के लिए आप सभी इस क्लास को ज्यादा से ज्यादा लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, अलीसा सक्सेस पॉइंट यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। और यही हम आज की क्लास समाप्त करते हैं। थैंक यू, धन्यवाद, जय हिंद, जय भारत।